ओके सो वेलकम टू द फुल सिलेबस चैनल एंड आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, लाइट और मैटर का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। राइट, ये यूनिवर्स दो ही चीज़ों से बना हुआ है, राइट, एनर्जी और मैटर, जिसमें से लाइट जो है वो एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो और आप मैटर को जानते हैं तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, राइट, लिक्विड और गैस। करेक्ट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या डील करती है कि लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती है, अब वो मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट से जब वो इंटरेक्ट करेगी तो मैटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएगी, राइट, और वो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम उस मैटर के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करते हैं, जैसे कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स के बारे में पता लगाते हैं। तो उसके बारे में तो आगे हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी आज की जो क्लास में मैं जो आपसे डिस्कस करूँगा वो ये डिस्कस करूँगा कि जो लाइट है जब मैटर पर गिरेगी, इंसिडेंट होगी, सो लाइट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ फोटोन्स, राइट। सो फोटोन्स आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जब फोटोन मैटर पर गिरता है, इंसिडेंट होगा, तो मैटर उसको किस तरीके से रिसीव करता है। ठीक है, सो लाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लाइट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैक्सवेल ने डिस्कस किया क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर। ठीक है, और मैटर के बारे में अगर डिस्कस करें तो मैटर बेसिकली या तो एटम से मिलकर बनता है या फिर मॉलिक्यूल से, राइट। तो लाइट या तो एटम्स के साथ इंटरैक्ट करके जब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लाती है तो हम उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है हमें वहाँ से। जब लाइट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करती है तो जो इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आएगी मैटर के बारे में, उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मीन्स हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइट जब मीन्स मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगी या एटम से भी इंटरैक्ट करती है, तो कैसे इंटरैक्ट करेगी बेसिकली। देखो, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम के पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, एक न्यूक्लियस अवेलेबल है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और ओवरऑल एटम अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, राइट। सो बेसिकली एटम के पास कितने तरीके के मोशंस अवेलेबल हैं। एक एटम एक्स एक्सिस में भाग सकता है, राइट, वाई एक्सिस में जा सकता है और जेड एक्सिस में जा सकता है। तो तीन तरीके के मोशंस एक एटम के पास हैं। इसके अलावा इसके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अवेलेबल है और एक न्यूक्लियस का स्पिन अवेलेबल है। इतना ही एटम के पास मीन्स यू कैन से अलाउ है कि वो इतने तरीके के मोशंस कर सकता है, यानी इसके पास इतनी तरीके की फ्रीडम है मूव करने की। अब मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं एक बार। अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के पास क्या क्या अवेलेबल है। एटम से जब हम मॉलिक्यूल पर शिफ्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम बॉन्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। मीन्स ये दो एटम्स मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। अब जैसे ही बॉन्ड जनरेट हो जाता है तो
अभी एटम के पास कैसे मोशंस थे, ट्रांसलेशनल मोशंस अवेलेबल थे, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, करेक्ट। अभी मैं रिलेट करूंगा अपने उस कॉन्सेप्ट को कि लाइट जब मैटर पर गिरेगी मॉलिक्यूल या एटम पे तो कैसे वो रिसीव करता है बेसिकली, राइट। तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता हूँ पहले मैं। तो मॉलिक्यूल क्या किया, बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है, तो ट्रांसलेशन मोशन तो इसके पास अवेलेबल है ही, राइट। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में मूव इजीली कर सकता है, बट बॉन्ड बनने की वजह से अब ये रोटेट भी कर सकता है अपनी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग। अब रोटेट कहाँ कहाँ कर सकता है, सिमिलरली अलोंग द एक्स एक्सिस कर सकता है, अलोंग द वाई एक्सिस कर सकता है, राइट। कन्वेंशन है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कहीं पर भी, और ये जेड एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है। ये बात अलग है कि हम बाद में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे इस एक्सिस को, वो अलग बात है, बट रोटेशनल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है, राइट। जो थर्ड प्रॉपर्टी जनरेट होती है मॉलिक्यूल में बॉन्ड कर बनाने के बाद वो वाइब्रेशन की है, यानी कि वो जो वाइब्रेशन है वो बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, यानी कि मॉलिक्यूल में जो एटम है वो कभी इधर एक्सपेंशन कंट्रैक्शन बॉन्ड के अंदर आ जाता है। इट मीन्स जब हम एटम से मॉलिक्यूल में शिफ्ट किए तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा रोटेशनल मोशन आया और वाइब्रेशनल मोशन आया, राइट। नाउ अब मैं जब अपनी बात कर रहा था, अगर मान लो इस पर फोटोन गिरता है तो कोई मैटर या एटम मॉलिक्यूल किसी भी फोटोन को रिसीव किस फॉर्म में करेगा, तो वो फॉर्म, जैसे मान लो मैंने आपको 10 रुपीज़ दिया, तो आप उस 10 रुपये को क्या करोगे, आप पॉकेट में रख लोगे। आपके पास कोई पॉकेट है तो आपने उसको रख लिया, राइट। आपने खाना खाया, आपका एनर्जी एटीपी बन गया, राइट। सिमिलरली एटम या मॉलिक्यूल, कोई फोटोन आया, एनर्जी आई, तो कोई मॉलिक्यूल या एटम उस एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करता है, बेसिकली वो चैनलाइज सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा जितने टाइप के मोशंस उसके पास अवेलेबल होंगे। तो एटम के अंदर सिर्फ क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन ही अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अवेलेबल है, न्यूक्लियस स्पिन अवेलेबल है, इसलिए एटम का जो भी स्पेक्ट्रा आता है, इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम जनरल सिर्फ इसी तरीके की बातें करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप किया N1 से N2 पे, राइट। ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है कि ट्रांसलेशनल मोशन पर, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशंस की जो एनर्जी है वो इतनी कम है कि उसमें इसको सिंपल हीट करके ही ट्रांसलेशनल मोशन को इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का ही रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिलहाल यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, तो अब मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, तो मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन के अलावा रोटेशन अवेलेबल है, राइट। तो इट मीन्स मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा वेज हैं एनर्जी को चैनलाइज करने का। तो मीन्स अगर उस पर कोई फोटोन गिरा तो पहले एनर्जी मिलेगी, वो अपने ट्रांसलेशनल मोशंस को इंक्रीज़ करेंगे। फर्दर एनर्जी गिरेगी तो फिर वो क्या करेगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। फर्दर एनर्जी गिरेगी तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। फर्दर एनर्जी आएगी तो वो वाइब्रेशन होते होते एक कंटिन्यूम आएगा जिसमें मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, राइट। तो फिर वो आयनाइजेशन में चला जाएगा। इट मीन्स अगर मैं एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन का जो एनर्जी है वो सबसे लीस्ट होता है, देन रोटेशनल मोशन की एनर्जी आती है, फर्दर एनर्जी जो चैनलाइज होती है मॉलिक्यूल के अंदर वो वाइब्रेशनल मोशंस के अंदर जाती है, फिर एनर्जी देते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मोशंस की बात करते हैं, राइट। इट मीन्स मैटर के पास जो तरीके हैं एनर्जी को चैनलाइज करने के, वो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं उसको अरेंज करूं तो सबसे पहले उसके ट्रांसलेशनल मोशंस अफेक्ट होते हैं, जिनको हम थर्मली मींस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। फिर एनर्जी देते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट होते हैं, और फिर एनर्जी देते हैं तो वाइब्रेशनल इफेक्ट। बट नाउ क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि ऐसे ही कोई भी फोटोन किसी भी मोशन को अफेक्ट नहीं करती, राइट। इट मीन्स अगर आप फोटोन डाल रहे हो, ये फोटोन अगर कैपेबल है रोटेशनल मोशन को अफेक्ट करने के लिए, तभी वो रोटेशनल मोशन अफेक्ट होगा। अगर ये फोटोन वाइब्रेशनल मोशंस को अफेक्ट करने के लिए कैपेबल है, अब वो कैसे डिसाइड होगा, वो मींस अगर मैं फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगा कि ये वाइब्रेशनल लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होते हैं, रोटेशनल लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होते हैं, राइट। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग फोटोन ही कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी को मीन्स चैनलाइज करने में हेल्प करेगा, करेक्ट। तो इट मीन्स जितने ज़्यादा मोशंस अवेलेबल हैं मैटर के अंदर, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है हमारा, वो स्पेक्ट्रम क्या बोलता है कि सबसे ऊपर गामा रेज आती है। अगर मैं स्पेक्ट्रम आपने देखा हो 12th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। एक्स रेज आती है, देन आपकी यूवी आती है, देन आपका इंफ्रारेड आता है, राइट, सॉरी आपका विजिबल आता है, राइट, देन आपका आईआर आता है, देन आपका माइक्रोवेव रीजन है, और फिर देन लास्ट इज रेडियो वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। तो अब अगर मान लो इस रीजन का फोटोन गिरता है यूवी रीजन का, इस सीक्वेंस में जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है, और इस सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स इस तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है और इस तरफ एनर्जी डिक्रीज कर रही है। मोशंस को अगर देखें तो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। इट मीन्स अगर हम माइक्रोवेव रीजन का फोटोन डालते हैं, राइट, तो सबसे पहले जो मोशन इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन, राइट। अगर आईआर रीजन का फोटोन डालते हैं तो कौन से मोशन इफेक्ट होंगे, वाइब। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी इधर ये मोशंस इंक्रीज्ड एनर्जी के मोशंस हैं, ये मोशंस आपके मींस उसी अगर उसमें देखें पैटर्न में तो इधर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, राइट। सो माइक्रोवेव के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से मोशन है, रोटेशनल मोशन, आईआर वाइब्रेशनल, एंड विजिबल और यूवी को अगर कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉनिक मोशंस, करेक्ट, ओके। हाँ, तो अब मैं आपको अब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, राइट। तो मैंने जैसे बताया जितने टाइप के मोशंस अवेलेबल हैं उतना ही टाइप की फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल होती है, करेक्ट। तो अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली रोटेशनल मोशन कितने अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो मॉलिक्यूल को। एक मॉलिक्यूल हो सकता है लीनियर मॉलिक्यूल, राइट, और एक मॉलिक्यूल हो सकता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, करेक्ट। अब देखो लीनियरिटी को प्लेनैरिटी से कंफ्यूज मत करना। लीनियरिटी अलग कॉन्सेप्ट है और प्लेनैरिटी अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा है कई बार बच्चे लीनियरिटी को प्लेनैरिटी से कंफ्यूज कर जाते हैं। लीनियरिटी का मतलब होता है कि ऑन दी वन लाइन इफ ऑल एटम्स आर फॉलिंग ऑन वन लाइन, दिस इज लीनियरिटी, राइट। बट प्लेनैरिटी होती है, प्लेनैरिटी मीन्स सपोज आपने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल, राइट। अगर मान लो आप BF3 मॉलिक्यूल लें, दिस इज इसका जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर है, दिस इज नॉट लीनियर मॉलिक्यूल, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम सिर्फ लीनियरिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप लीनियरिटी से कभी भी आप प्लेनैरिटी को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। नाउ अब मॉलिक्यूल क्योंकि दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब इससे उसके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर में अलग आएंगे और नॉन लीनियर में अलग आएंगे। तो इस पर बेस्ड जो फॉर्मूला है जैसे 3n-5 और 3n-6,
उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री, रोटेशनल डिग्री और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को मैटर और लाइट के बीच में इंटरेक्शन का जो क्वांटाइजेशन है वो समझ में आया होगा कि मैटर के पास एक्चुअली कितने वेज हैं चैनलाइज करने के फोटोन्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू।